अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? यदि डिपेंडेंट वन हो और इंडिपेंडेंट टू हो तो फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है उसे हम लिख सकते हैं ए ऑफ एक्स वाई जेड पी प्लस बी ऑफ एक्स वाई जेड क्यू इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ए बी और सी एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, जेड जो है वो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पी की वैल्यू क्या है? जेड एक्स को हम यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें इसके साथ इन्वॉल्व है। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म ये हो उसको हम बोलते हैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज अभी जो है इसमें हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर आएंगे कि क्या कहता है ये। तो इसको जानने से, इसको आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन सरफेस है, सपोज कीजिए जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई, ये जेड का कोई फंक्शन, जेड जो है वो एक्स वाई का कोई फंक्शन है, ये जो है इसको सॉल्व कर रहा है, इसका सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक सरफेस होता है, तो ये एक सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई माइनस जेड, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, प्री रिक्विजिट नाम से हमने एक सेक्शन बनाया था, एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस सीरीज में जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है उसमें हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो कोई सरफेस है तो इसके किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो होता है डेल एफ, विच इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड। या हम इसको कह सकते हैं जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा या डायरेक्शन कोसाइन होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। तो इसको हम यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से। हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो ज्योमेट्रिकली से हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये कोई सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास कोई सरफेस है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ये हमारा कोई सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, इसके जो सरफेस के जो पॉइंट्स हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये सरफेस के पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो सरफेस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ये सरफेस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, इसको हम ज्योमेट्रिकली एज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ इस तरह का है। तो इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा, इसको सपोज करते हैं पी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये जो सेटिस्फाई कर रहा है इसके ऊपर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम वन एज्यूम करते हैं, इसको वन एज्यूम करते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, हमने माना एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। इस क्वांटिटी को हमने एफ ऑफ एक्स वाई जेड माना। तो ग्रेड एफ क्या हो जाएगा? ग्रेड एफ की वैल्यू हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास एफ क्या दिया हुआ है,
z ऑफ एक्स वाई माइनस z। तो यदि हम f को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल z है। और f ऑफ y क्या होगा, ये जेड वाई हो जाएगा एंड एफ ऑफ जेड इज -1। ये जेड एक्स को ही हमने पी एज्यूम किया, जेड वाई को ही हमने क्यू एज्यूम किया। तो ये एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड इज नथिंग बट पी कॉमा क्यू कॉमा -1 हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या हम लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 जो है इसको हम यहाँ हटा देते हैं, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो अब इसको मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 बी अ सॉल्यूशन सरफेस, सॉल्यूशन सरफेस ऑफ 1 का कोई सॉल्यूशन सरफेस, इसको हम 2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, देन डेल फाई क्या होगा, p कॉमा q कॉमा 1 इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यानी टू द सरफेस 2 हम सिंपली लिख सकते हैं, इससे बार बार f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं, हमने इसे 2 एज्यूम किया है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो होगा p कॉमा q कॉमा -1। ठीक है, अब एक और बात देखते हैं, ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, अब 1 को हम गौर से देखते हैं, 1 को हम ये लिख सकते हैं कि a कॉमा बी कॉमा सी, इसका जब डॉट प्रोडक्ट p कॉमा q कॉमा 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इसको हम फॉर द टाइम बिंग नहीं लिखते हैं, सपोज करते हैं ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो सिंपली इसको हम ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डॉट पी कॉमा क्यू -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। और हम जानते हैं कि जब किसी दो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0, डायरेक्शन कोसाइन का किसी दो डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जिसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि पी क्यू -1 जो है वो डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का है, तो इसका मतलब है किसी सरफेस के किसी भी पॉइंट, जैसे ये पी है, पी के ऊपर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डेल एफ, ये हमने देखा। और ये डेल एफ क्या है, डेल एफ इज नथिंग बट पी कॉमा क्यू -1, ये डायरेक्शन है नॉर्मल का। अब ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फिक्स होता है, टेंजेंट तो इनफाइनिटी में नहीं होंगे क्योंकि इस प्लेन पे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन लाई करेंगे, तो इस पॉइंट से पास करते हुए, तो इस पॉइंट से पे हम नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन तो हमारे पास अवेलेबल है। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन के ऊपर, तो हम जानते हैं कि इसका नॉर्मल के साथ एंगल जो है एबीसी का, ऐसा लाइन जिसका डायरेक्शन एबीसी है उसका नॉर्मल के साथ इस इक्वेशन के लिए नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब ऐसा डायरेक्शन जैसे ए बी सी, ऐसा लाइन जिसका डायरेक्शन ए बी सी के डायरेक्शन में हो, तो वो जो डायरेक्शन है, ये जो एक खास डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे बहुत सारे डायरेक्शन होंगे ना, इस पॉइंट पे तो इनफाइनेटली मेनी डायरेक्शन होंगे, इस पॉइंट पे इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट्स होंगे, तो इन बहुत सारे टेंजेंट्स में से एक ऐसा टेंजेंट होगा जिसका डायरेक्शन एक्स ए बी सी के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे एक खास नाम दिया गया, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन या फिर मोंजे डायरेक्शन।
तो अब हम इसको लिखते हैं, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव दिस इज इक्वल टू 0 implies means that ABC is a tangent is perpendicular is perpendicular to normal del f, ग्रेडियंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो दिस डायरेक्शन ABC is tangent to the surface to at any point xyz, at any point xyz, किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट का डायरेक्शन है, एक खास टेंजेंट का डायरेक्शन है, इसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट होंगे, इज दिस डायरेक्शन ABC इज टेंजेंट टू द सरफेस टू एट एनी पॉइंट xyz, ये तो टेंजेंट जरूर होगा, और ये जो टेंजेंट होगा ये फिक्स है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। तो अब जैसे ये पॉइंट है P ऑफ xyz, अब यहाँ पर P मान है, यहाँ पर हम दूसरा P मान लेते हैं, सब कुछ के यहाँ पर P मान लेते हैं, तो इस P पे नॉर्मल अलग होगा, टेंजेंट अलग हो सकता है, टेंजेंट इस तरफ हो, यानी ABC का डायरेक्शन इस तरफ हो, क्योंकि ये जो ABC की वैल्यू है वो XYZ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अलग अलग पॉइंट पे ABC का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का खास अहमियत है, क्योंकि हमेशा टेंजेंट होगा सॉल्यूशन सरफेस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन is termed as characteristic direction। अब इसे हम कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन कहते हैं। अब हम एक खास कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ABC के डायरेक्शन से कोइंसाइड कर जाए, तो उस कर्व का हमने खास नाम दिया, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अ कर्व यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन ABC, तो ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ABC के डायरेक्शन में हो, तो उस कर्व का हमने एक खास नाम दे दिया, इसे हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक कर्व। द कर्व where the direction of tangent to each of its points is in the direction of characteristic direction, in direction of ABC, या A of XYZ, B of XYZ, C of XYZ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A of XYZ, B of XYZ and C of XYZ, यदि इस डायरेक्शन में हो, the curve where the direction of tangent to each of its points is in the direction of this is called कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हमने देखा, अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व से एक मिलता जुलता टर्म है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का प्रोजेक्शन एक्सटी प्लेन में हो या कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
हमारे सॉल्यूशन में। तो अब हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम फाइंड आउट करें। तो बहुत ही आसान, यहाँ पे सारा कुछ दिया ही हुआ ऑलरेडी। हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स टी वाई टी एंड जेड टी बी अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ वन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसका है, इक्वेशन का। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ इक्वेशन वन, जो हमारा क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा। हम सपोज करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और कर्व को हम वन पैरामीटर फैमिली से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वन पैरामीटर फैमिली है, सिर्फ टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक ही पैरामीटर टी है, ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम पहले देख चुके हैं। देन डायरेक्शन cosines of tangent to 1 at any point is given by इसको हम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt एंड dz अपॉन dt। ये हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन, यदि ये डायरेक्शन ये जो है गिवन बाय दिस एंड दिस मस्ट बी एंड दिस टेंजेंट डायरेक्शन शुड बी, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी सी के। दैट इज, ये दोनों इक्वल कब होगा, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, dy अपॉन dt इज इक्वल टू b एंड dz अपॉन dt इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास मिला, इसको हम 4 मान चुके हैं, इसको हम 5 एज्यूम करते हैं। तो 5 इम्प्लाइज, 5 क्या इम्प्लाई करेगा, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz अपॉन c। तो ये जो इक्वेशन 6 है वो 6 एक्चुअली 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन से बना है, लेकिन इसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे, तीसरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो रिलेशन 6 है, ये जो 6 रिलेशन है, यही हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देता है। तो ये जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इक्वेशन 6 इज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत ही सिंपल है, dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz अपॉन c। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसी भी क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना बहुत ही आसान है, ये आसान है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मिल जाएगा। तो अब हम जो है, हम लैग्रेंज मेथड के लिए हम लोग सेटअप कर चुके हैं कि हम लैग्रेंज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम उसे देखते हैं। अब हम आते हैं लैग्रेंज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो लैग्रेंज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल है, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि हम द जनरल सॉल्यूशन, जो फर्स्ट ऑर्डर क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू सी, उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होगा एफ ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0, जहां पर फाई साई क्या है, phi is equal to constant and psi is equal to constant, phi of xyz is equal to constant and psi of xyz is equal to constant are solution of characteristic curve this। तो ये थ्योरम ये कहता है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। हम सपोज करते हैं हमारा दिया हुआ गिवन, it is given that phi is equal to constant and psi is equal to constants are
सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ थ्री का सॉल्यूशन है। दिस इंप्लाइज ये क्या ये इंप्लाई करेगा, यानी इसका जो टोटल डेरिवेटिव वो 0 आना चाहिए, यानी कि डी फाई ये क्या आना चाहिए 0। और टोटल डेरिवेटिव क्या है, इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पर dx अपॉन ए डी वाई अपॉन बी डी जेड अपॉन सी है, तो ये इसके कंपेरेटिव, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स ए, या ए इसको पहले लिख सकते हैं, प्लस बी डेल फाई अपॉन डेल वाई और प्लस सी डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 आना चाहिए। इससे इसको और सिंपली हम लिखते हैं फाई एक्स प्लस बी फाई वाई प्लस सी फाई जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है डी फाई इक्वल टू 0 है। इसी तरह हम दिस इम्प्लाइज दिस, इसको हम एक और भी लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज डी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, और इससे इसी तरह मूव करते जाएं तो ये हमारे पास ए साई एक्स प्लस बी साई वाई प्लस सी साई जेड इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ 3 हम मान चुके हैं, इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं, 4 और 5। फ्रॉम 4 और 5 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 एंड 5 वी गेट 4 5 से हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी सी के फॉर्म में लिखे हैं, ए बी और सी के फॉर्म में लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम सारी चीजें हम देख चुके हैं जूनियर क्लासेस में। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे मिलेगा डेल फाई साई अपॉन डेल ऑफ वाई जेड डेल ऑफ फाई साई अपॉन डेल ऑफ जेड एक्स एंड डेल ऑफ फाई साई अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिला। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हमें क्या मिलने वाला है कि 6 से हम जानते हैं, वी नो that f of phi psi is equal to 0 is a general solution of किसका था, del phi psi del of yz p plus del phi psi del of zx q is equal to del of phi psi del of x, y। हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था अपने डिस्कशन में, सबसे पहला थ्योरम यही प्रूफ किया था कि फाई और साई कोई नोन फंक्शन है तो f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ये हमने कहा था z ऑफ x y f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर z ऑफ x y, जो z ऑफ x y का एक रिप्रेजेंटेशन है, फाई ऑफ f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0 z ऑफ x y, यानी कि z इज इक्वल टू z ऑफ एक्स वाई का ही एक रिप्रेजेंटेशन है f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0। ये हमने अपने डिस्कशन में ऑलरेडी देख लिया है। तो f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, और इसको हम 7 मानते हैं, तो फ्रॉम 7 एंड 6 7 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, f ऑफ phi psi is equal to 0 is a general solution of किसका, इसको हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया AP प्लस BQ इज इक्वल टू C। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो ये थ्योरम तो बहुत आसान है, थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत आसान है, और इसका यूज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा आसान है। तो अब हम क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन के
ऊपर हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। हम सिर्फ इस थ्योरी को कंप्लीट किए हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम सपोज कीजिए कि एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, ये हमने एक क्वासीलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारा इक्वेशन, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम सबसे पहले फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, characteristic equations corresponding to वन is क्या होगा? dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz अपॉन c। अब वन को यदि हम, हमारा जो वन है उसको हम AP प्लस BQ इज इक्वल टू C से कंपेयर करेंगे, तो A की वैल्यू x आएगी, B की वैल्यू क्या आएगी? A क्या आएगा? x आएगा, B y आएगा और C z आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन x, dy अपॉन y एंड dz अपॉन z। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, हमें इसमें से किसी दो इक्वेशन को लेना है, या इन दोनों को ले ले, या इन दोनों को ले ले, या फिर इसको ले ले, या फिर इसको, जो भी हम, कोई दो को लेना, तीन को नहीं लेना। तो इसको हम 2 मानते हैं। 2 क्या इंप्लाई करेगा? 2 इंप्लाई करेगा हमारा एक इक्वेशन होगा dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, और एक हम मान लेते हैं dy अपॉन वाई एंड dz अपॉन z। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इससे क्या मिलेगा? इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, दिस इज ln x एंड दिस इज ln y प्लस सम कांस्टेंट c1, और इधर जो सॉल्व कर रहे हैं उससे क्या मिलेगा? ln y इज इक्वल टू ln z प्लस c2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ln x माइनस ln y इज इक्वल टू c1, और ln y माइनस ln z इज इक्वल टू, और इसको हम करते हैं ln mod x mod y इज इक्वल टू c1, दिस इज ln 1y mod z इज इक्वल टू c2। ये क्या आ गया? x अपॉन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर c1, दिस इज y अपॉन z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर c2। इसको हम कोई कांस्टेंट k1 मान ले, इसको कांस्टेंट k2 मान ले, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? हम एक को फाई को सही मान लेते हैं, लेट फाई इज इक्वल टू एक्स अपन वाई, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट से इधर वाला को हम फाई मान लिए, एंड साई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय क्या होगा? f of phi psi is equal to 0, that is arbitrary function of x upon y comma y upon z है, ये y upon z is equal to 0। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर हम एंड कर सकते हैं, या फिर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि y upon z is equal to some function of x upon y, इसको हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू वाई अपॉन सम फंक्शन ऑफ x अपॉन y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू वाई सम फंक्शन ऑफ h ऑफ x अपॉन y, 1 अपॉन g अपॉन एक्स वाई को h ऑफ एक्स वाई मान लें। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, हमारे लिए दोनों सारा इक्विवेलेंट है, ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन, कुछ भी हो गया। कभी कभी हम जेड को एक्सप्लिसिटली नहीं दिखा पाते।